जलगांव का एक छोटा सा लड़का आज इतना बड़ा एंकर बन गया है। तो आपकी इस जर्नी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जब हम छोटे गांव से पुणे जैसे बड़े सिटी में आते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि पैसा। 2018 में आई स्टार्टेड फुल टाइम एंकरिंग। तो प्रमोद सर ने मुझे रेडियो मिर्ची के 12 इवेंट्स दिए थे बैक टू बैक। तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि एंकरिंग मतलब सिर्फ माइक लेना, स्टेज पे जाके बोलना। अपने को पहले स्टडी करनी पड़ती है। शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ आपने स्टेज शेयर किया जी, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? आप खुद अपने आप को एक सेलिब्रिटी फील करवाते हो। तो सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ आया आपको? कौन से सेलिब्रिटी के साथ? जेठालाल जेठालाल। अरे obvious सी बात है। जेठालाल जी जो तारक मेहता के, हाँ। ही वॉज रियली डाउन टू अर्थ। मतलब जेठालाल जी जब आए थे तब मोर देन 10,000 प्लस वर ऑडियंस। जब आप सेलिब्रिटीज़ के साथ डील करते हैं तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चलता है? एज एन एंकर वी हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल व्हेन दे कम ऑन स्टेज। कि आपका वॉइस और आपकी एनर्जी एकदम टॉप नॉच रहती है। जी, एक बार मैंने शिरडी में एक इवेंट होस्ट किया था। मुझे 102 टेम्परेचर था। सिर्फ एक एंकर भी बन कर रह सकते थे, लेकिन आपने अलग अलग बिजनेसेस भी स्टार्ट किए। मेन थिंग इज आई एम मारवाड़ी। मारवाड़ियों में ना बिजनेस उनके खून में होता है। पहले दिन से मुझे एक एम्पायर खड़ा करना ही था। स्वागत है सर आपका आज के हमारे पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप हमारे ऑडियंस के लिए एक अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दें। हेलो एवरीवन, मैं हूं नकुल संघवी। आई एम अ प्रोफेशनल एंकर और साथ ही साथ मेरे मल्टीपल बिजनेसेस हैं, आगम डिजिटल्स, आगम इवेंट्स और हॉट चिट टॉक्स। सो या दैट्स इट। सो नकुल, ज़्यादातर लोग आपको एज ए प्रो एंकर और इवेंट होस्ट के नाम तौर पर जानते हैं। तो आप हमें बताइए कि आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हो? जब भी मैं इवेंट होस्ट करता हूँ तो एनर्जी काफ़ी हाई होती है एंड वी हैव टू बी, बिकॉज जब एंकरिंग की अगर बात कहें तो एनर्जेटिक ही एंकर लोगों को इंटरेक्ट कर सकता है, लोगों के साथ एंगेजमेंट कर सकता है एंड दैट्स व्हाट पीपल लव इज। सो एनर्जी एक बरकरार होनी चाहिए, बट इसके अलावा आई एम काइंड ऑफ वर्कोहॉलिक पर्सन। सो ज़्यादा काम करना पसंद है एंड आई लव टू फोकस ऑन थिंग्स कि क्या कौन सी चीज़ पे हम लोग बात कर रहे हैं या फिर कौन सी चीज़ का हम लोग काम कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाट आई डू एंड आई डिफाइन माई सेल्फ एज अ वर्कहॉलिक पर्सन। ओह दैट्स ग्रेट। सो जलगांव का एक छोटा सा लड़का आज इतना बड़ा एंकर बन गया है। तो आपकी इस जर्नी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? और सो बेसिकली जर्नी वॉज नॉट सो ईजी। जलगांव से जब मैं पूना आया, सो व्हेन इट्स बिन 2011 में जब मैं पूना आया था, पूना आने के बाद कम्प्लीटली इट वॉज अ न्यू सिटी फॉर मी। मुझे पता ही नहीं था कि क्या करना है। बेसिकली हम लोग तो एजुकेशन के लिए आए थे। सो जब हम छोटे गांव से पुणे जैसे बड़े सिटी में आते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि पैसा। यस। क्योंकि गांव के खर्चे ना काफ़ी लिमिटेड होते हैं और जो चीज़ें होती हैं ना बहुत ही कम खर्चों में भी हो सकती है। बट पूना ऐसा चैलेंजिंग सिटी है कि जहाँ पर आने के बाद खर्चे इतने बड़े, और दैट वाज कम्प्लीटली चैलेंजिंग फॉर अस। और वाकई में इट वाज रियली स्ट्रगलिंग लाइफ इन द अर्लियर डेज, बट धीरे धीरे टैकल करते करते हम लोग आगे बढ़े और एंकरिंग की शुरुआत मेरी 2016 में हुई थी। तो आपको वो पहला इवेंट याद है जब आपने एज ए एंकर आपने काम किया? तो पहले इवेंट के बारे में बताइए। क्या आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे या नर्वस थे? अच्छा क्वेश्चन है, बट एंकरिंग मैंने जब स्टार्ट किया, सो इसके पीछे एक कहानी है आई वुड लाइक टू टेल। सो एंकरिंग मैंने कैसे शुरुआत की, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। सो मैं पुणे के SGS मॉल में आई वॉज डूइंग वॉलंटियरिंग। जो होते हैं ना कि जब फसीनो बाइक आई थी 2015-16 में कुछ, तो फसीनो बाइक का लॉन्च हुआ था और उस वक्त है ना मैं पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था लोगों को मॉल में। तो वो होता है ना कि सर ये बाइक इस तरह से है, ये इसके ये फीचर्स है, और इसी तरह से मैं प्रमोशन कर रहा था और बता रहा था लोगों को कि ये बाइक क्यों लेनी चाहिए। तो ऑल ऑफ अ सडन वो जिनका इवेंट था मैं उनको जानता नहीं था। तो हुआ क्या कि वो सर खुद आए मेरे पास, बट मुझे लगा एक नॉर्मल पब्लिक है, ऑडियंस है, तो मैं उनको बताने लग गया कि सर इस तरह से है, ये फसीनो के जो भी फीचर्स है मैं बताने लग गया। और फिर वो उनका रिप्लाई आता है कि
नकुल बस आप यहाँ पर ही बोलोगे या फिर माइक पे भी बोलोगे? आई वाज लाइक क्या बात कर रहे हैं? बट देन उसके बाद पता चला कि ही वाज द ओनर ऑफ द कंपनी जिसका वो इवेंट था। ओके। सो उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दी जिसके बारे फसीनो के बारे में। और उस वक्त मुझे तो पूरा पता था कि क्या है एग्जैक्टली फीचर्स क्या है, फसीनो बाइक कौन से कलर्स में है और उसके फीचर्स पता है। तो उन्होंने जैसे ही कहा कि नकुल माइक पर भी बोलोगे क्या, तो आई वाज शॉक्ड। सर ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। और मुझे याद है प्रमोद भिसेन करके उनका नाम है, उन्होंने मुझे पहली अपॉर्चुनिटी दी थी। और जब मैं स्टेज पर गया था वेरी कॉन्फिडेंट, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन जब मैं स्टेज पर एंकरिंग जैसे माइक हाथ में लिया और शुरू करने लगा एंकरिंग, सो आई वाज लाइक ठीक है ये तो हो जाएगा। बट जैसे ही मैं पढ़ने लगा 20 से लोग आगे से मेरे सामने खड़े हो गए 20 पीपल वर देयर। और जैसे मैं वो लोग आए दे वर कंप्लीटली स्टेयरिंग एट मी एंड आई वाज लाइक सो दैट वाज द नर्वसनेस। डेफिनेटली वो होता है पहली बार। Yes, क्योंकि इतना यूनिक एक्सपीरियंस था। एंड रियली थैंक्स टू प्रमोद सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। लेकिन वाकई में पहले कॉन्फिडेंट था बट स्टेज पे जाने का नर्वसनेस आ गई थी। वो ज़्यादातर मतलब सब लोगों के साथ वही होता है, ऐसे कॉन्फिडेंट में चले जाते हैं कि भैया मैं अभी कर लूँगा, यस मेरे को सब राइट आता है। राइट लेकिन जब सामने ऑडियंस दिखती है तब बहुत ही मतलब ऐसा नर्वसनेस फील होता है, जब बिल्कुल। ऐसा पूरा ब्लैंक हो जाता है। हाँ फिर अरे इजी नहीं है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि एंकरिंग जो बोलते हैं लोग कि यार काफी इजी है, इट्स नॉट सो इजी। हाँ अगर आप में वो कॉन्फिडेंट है, अगर प्रैक्टिस है डे टू डे की प्रैक्टिस है, देन इट्स इजी फॉर यू। आज मैं मतलब पहले मैं 20 ऑडियंस के सामने मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था। बट आज मेरे सामने अगर 10,000 पब्लिक भी आ गई तो आई डोंट केयर, बट आई नो व्हाट टू डू बिकॉज इतना एक्सपीरियंस मैंने गेन कर लिया इतने सालों में। एंड तो वो एक अच्छा लगता है। सो इट्स नॉट मतलब इजी भी है डिफिकल्ट भी है। तो जब आपने एंकरिंग स्टार्ट की तब ऑब्वियसली कि आपको बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, लाइक कॉन्फिडेंस के हिसाब से या और कुछ। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था और आपने उसे कैसे टैकल किया? सो एंकरिंग के मैंने जैसे कहा कि ये जब एंकरिंग स्टार्ट किया तब कॉन्फिडेंट था बट नर्वसनेस आ गया। तो नर्वसनेस आने के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। मेरे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी ओपन हो गई कि यार एंकर बनना भी एक करियर है। तो मैंने स्टार्ट किया उस पर वर्किंग करना कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैंने आज चलो ठीक है आज सर ने एक अपॉर्चुनिटी दी है मुझे, तो उसको मैं आगे कैसे लेके जा सकता हूँ, कल मैं एज एन एंकर कैसे खड़ा हो सकता हूँ। सो आई स्टार्टेड वॉचिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। काफ़ी सारे एंकर्स थे उनके, मैं मतलब देखा मैंने कि क्या करते हैं एग्जैक्टली। तो चैलेंजेस कुछ इस तरह से थे कि यार पहले तो लोगों के सामने जाना है और लोगों के सामने बात क्या करना, यू नो। तो एक दो इवेंट होने के बाद समझ आया कि अरे यार ऐसा भी कुछ करना होता है। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन वो इनबिल्ड होता है कि वो जो टैलेंट होता है ना वो इनबिल्ड होता है। एंड दैट्स हाउ यू रिएक्ट एंड परफॉर्म ऑन स्टेज। सो धीरे धीरे ऐसा ज़्यादा कुछ बड़े चैलेंजेस नहीं थे, बट अपने आप को एवरी न्यू डे यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ एज अ न्यू पर्सनैलिटी। क्योंकि लोग अलग अलग होते हैं रविंद्र। हर दिन आपको सेम लोग नहीं मिलते हैं, आपकी जान पहचान के नहीं होते हैं। तो जब आप जाते हो तो मैंने धीरे धीरे सीखा डे बाय डे कि यू हैव टू बी देयर फैमिली मेम्बर, तो ही जाके वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। करेक्ट। और बस इसी तरह से मैं आगे बढ़ते गया एंड आई स्टार्टेड होस्टिंग लॉट ऑफ इवेंट्स। तो इनिशियली लोग आपको सीरियसली लेते थे या? हाँ ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इनिशियली लोगों को लगता था यार ठीक है छोटा बच्चा है कर रहा है करने दो, जिस मतलब ऑब्वियसली नॉट सीरियसली कोई लेता ही नहीं था, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि एंकरिंग का इतना भी बड़ा करियर है। सो जैसे जैसे मैंने स्टार्ट किया एंकरिंग करना, तब अपॉर्चुनिटीज़ आते गए, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते गया, बड़े बड़े इवेंट्स करते गया। जैसे शाहिद कपूर को मैंने होस्ट किया, साहिल खान को होस्ट किया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा पूरी टीम आई थी तब उनको होस्ट किया। तो जब मैं इन सेलिब्रिटीज़ को होस्ट करने लगा तब जाके उन्हें पता चला कि अरे यार ये भी कुछ करियर है। एंड उसके बाद लोगों ने मुझे सीरियसली लेना चालू किया। सो इनिशियली लोग नहीं लेते हैं बिकॉज लोगों को पता ही नहीं होता ये चीज़ों के बारे में।
तो आपने जब एंकरिंग करियर स्टार्ट किया, तो क्या आपने सोचा था कि यही मेरा फुल टाइम करियर होने वाला है, या कुछ प्लान भी था आपके दिमाग में? हाँ, तो मैं आई टेल यू द स्टोरी। रविंद्र, क्या हुआ था, ये तो शुरुआत हो गई एंकरिंग की, लेकिन एंकरिंग का करियर कैसे स्टार्ट हुआ मैं आपको बताता हूँ। सो क्या हुआ कि मैं पूना आया था, पूना तो पढ़ने के हिसाब से आया था, बट दिमाग में एक ही था कि यार इंडस्ट्री में जाना है, बॉलीवुड में काम करना है। सो मैं मुंबई अप डाउन करता था, काफ़ी सारी बार मैंने मुंबई अप डाउन किए, और फिल्म सिटी जाता था, गोरेगांव फिल्म सिटी, अमिताभ बच्चन सर को देखता था, अवार्ड्स देखता था, और लाइव शोज में जाता था एज अ ऑब्जर्वर, बस क्या रहा है देखने के लिए। तो मैं उस तरह से ऑब्जर्व करता गया, और फिर मैंने पूना में भी इनिशियल डेज में मैंने एक्टिंग के 3-4 प्रोजेक्ट्स किए, ठीक है, एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स किए, बट उसमें जो अमाउंट था एज एन आर्टिस्ट वो पे करते थे, तो वो मिलते नहीं है, मतलब वो बहुत ही कम पे रहता था। कितना मिलता था? लेट्स से अराउंड 700 रुपीज़। कब की बात है ये? ये 2016-17। ओके, बहुत कम था। हाँ, तो 500, 600, 700 रुपए वो आपको एक दिन का पूरा देते थे, विच वॉज वेरी लेस फॉर मी। आई मीन ऑब्वियसली मैंने जो वॉलंटियरिंग की, पैम्पलेट जब डिस्ट्रीब्यूशन करता था, 300 रुपये मिलते थे पर डे के हिसाब से, बट लगा था कि नहीं यार इतना बहुत कम है। देन आई शिफ्टेड, मैंने प्रैक्टिकली सोचा। सो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि व्हेन यू स्टार्ट विथ योर करियर, यू हैव टू थिंक प्रैक्टिकली कि करना क्या है। सी, हमारे पास काफ़ी सारी चॉइसेस होती है, लेकिन हमें उसमें से सिलेक्ट करना पड़ता है कि क्या करना है। पैसा तो हर कोई कमा रहा है, राइट? लेकिन अच्छी तरीके से पैसा कौन कमा रहा है उसको वैल्यू है। सो मैंने देखा कि आर्टिस्ट एक्टिंग लाइफ में, आई एम नॉट द ओनली वन, मेरे जैसे हजारों करोड़ों लोग हैं। यू मस्ट बी नोइंग कि मुंबई में काफ़ी स्ट्रगलर्स आते रहते हैं डे टू डे में। तो इतने सारे स्ट्रगलर्स में वाई दिल चूज अस, बिकॉज इतना तो टैलेंट नहीं है अपने पास कि, और वो तो सब बॉडी बिल्डर वगैरह फुल जिमिंग वगैरह करके बैठते हैं, फुल ऑन प्रैक्टिसेस करते हैं, इतने अच्छे अच्छे फिजिक होते हैं, लुक्स तो मेरे से भी अच्छे रहते हैं, बट स्टिल दे डोंट गेट एन अपॉर्चुनिटी वेरी इजीली। तो मैंने सोचा कि यार ये अपना काम नहीं है, मतलब आगे है अब नहीं है, पहले अपने को पैसा बनाना है। सी, पैसा सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। करेक्ट। सो अगर आपके पास पैसा है तो ही आप सर्वाइव कर सकोगे। तो मैंने चूज किया कि यार हाँ, उसके बाद फिर पैरेलली मैं 3-4 चीज़ें करता था। तो मैंने एंकरिंग में देखा कि यार एक एक्टिंग है और एक एंकरिंग है। एक्टिंग में आपको करना क्या होता है कि यू हैव टू वेल प्रिपेयर्ड, यू हैव टू वेल मेंटेन, लुक वाइज, कॉस्ट्यूम वाइज, प्लस पर्सनैलिटी वाइज, यू हैव टू मेंटेन योर सेल्फ, और यू हैव टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ कैमरा। जैसे कैमरा है, इसके सामने हमें एक्ट करना है। बट एंकरिंग में ऐसा नहीं है। एंकरिंग में यू हैव टू परफॉर्म लाइव। अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, रीटेक नहीं मिलता। यहाँ पे कैसे हम लोग रीटेक ले सकते हैं, बट एंकरिंग में रीटेक नहीं है। और मैंने सोचा कि एक्टिंग में इट्स नॉट सो इजी, यू हैव टू स्क्रिप्ट रीड करनी पड़ती है, इतने बड़े बड़े लंबे लंबे स्क्रिप्ट डायलॉग, और एक भी गलत हो गया तो रीटेक। बट एंकरिंग में ऐसा कुछ नहीं है। एंकरिंग में भी स्क्रिप्ट होती है, बट मैंने जैसे कहा कि ह्यूमर, खुद का ह्यूमर जो है ना, वो हमेशा काम में आता है। यू वोंट बिलीव रविंद्र, मैंने हार्डली 1-2 इवेंट्स में मैंने स्क्रिप्ट बेसिस पे काम किया है, स्क्रिप्ट बना के मैं इवेंट होता है। उसके बाद मैं आज तक मेरी स्क्रिप्ट नहीं होती है एंकरिंग की। आई डू रॉ, मतलब बिल्कुल मुझे पता है कि यार हाँ, लोगों के सामने जाना है, लोगों से इंटरेक्शन करना है, लोगों से बातचीत करनी है, कौन सा आदमी किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है उसके ऊपर अपने को रिप्लाई देना पड़ता है। और दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग करियर। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, फाइनेंशियली अगर हम लोग देखें तो एक्टिंग में कम है पैसा और एंकरिंग में ज़्यादा है। बिकॉज मैं देखता था सोशल मीडियाज़ पे बाकी एंकर्स को, दे वर ट्रैवलिंग, दे वर रोमिंग हियर एंड देयर। तो मुझे लगा यार, वाई नॉट टू चूज दिस लाइफ। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई एंकरिंग। वेरी नाइस जर्नी। काफ़ी मतलब मज़े वाला काम है आपका। बिल्कुल, मतलब साफ तौर से देख सकते हो, आप अपने काम को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हो। जी 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 जी। तो जब स्टार्टिंग में आपने एंकरिंग शुरुआत की, तब आपको एक्टिंग की तरह ऑडिशंस देने पड़ते थे या कैसा था इस? नहीं, ऐसा नहीं है। अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन प्रमोद सर जो है हमारे, तो एलिगेंस इवेंट, प्रमोद सर है हमारे एलिगेंस इवेंट के।
तो उन्होंने मेरे को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी इनिशियली में, एंड आई वुड रियली थैंक्स टू हिम, क्योंकि इनिशियल डेज में इट्स सो डिफिकल्ट टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज़ एंकरिंग की भी, क्योंकि हर एक की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है और वो इवेंट को यादगार बनाने के लिए हम होते हैं, ठीक है। तो सर ने मुझे प्रमोद सर ने मुझ पे ट्रस्ट दिखाया कि नकुल आपको ये करना है। 2018 में आई स्टार्टेड फुल टाइम एंकरिंग। तो प्रमोद सर ने मुझे रेडियो मिर्ची के 12 इवेंट्स दिए थे बैक टू बैक, कि 12 अलग अलग कॉलेज में जाके होस्ट करना। वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक्सपोजर था, जहाँ पे मैं कॉलेज में जाता था, रेडियो मिर्ची के प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में होस्ट करता था, जहाँ पे 200 300 400 500 बच्चे मेरे सामने, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे सामने होते थे और उनके सामने मैं एंकरिंग करता था। तो ये सबसे बड़ा एक्सपोजर मुझे मिला, एंड उसी के बाद फिर मैं मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गया। सो बेसिकली इस इंडस्ट्री में आपके फर्स्ट मेंटर प्रमोद सर ही रहे हुए। मेंटोर नहीं बोल सकते, एक गाइडेंस बोल सकते हैं, Guidance. जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट दिखाया और उसकी वजह से ही मैं आगे बढ़ पाया। तो कभी आपने डिमोटिवेट फील किया इस इंडस्ट्री में? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं, बिकॉज एंकरिंग ऐसी चीज़ है ना, हैपनिंग, इट्स रियली हैपनिंग, व्हेन यू गो टू इवेंट्स, वहाँ का जो ऑरा होता है ना, काफ़ी अनोखा होता है, एंड आप जाने के बाद इमीडिएटली आपको ही समझ जाता है कि यार नहीं करना क्या है, बिकॉज अंदर से वो फीलिंग आती है। एंकरिंग इज लाइक वो पैशन है। पैसा तो इम्पोर्टेंट पार्ट ही है, लेकिन पैसों के साथ मैंने पैशनेट, आई वॉज रियली पैशनेट, और मैं मज़े करता था कि स्टेज पर जाके लोगों से इंटरेक्शन करना, बातें करना, आई रियली लाइक, क्योंकि मैं बचपन से आई लिव्ड इन जॉइंट फैमिली, मेरे घर में ही 20 लोग हैं। ओके। वी आर स्टिल अंडर अ वन रूफ, तो सब लोग एक साथ होते हैं। मैंने बचपन में उन्हीं के साथ गुजारा है, तो मैंने इतनी हरकतें की है ना बचपन में, वही हरकतें मुझे आज याद आती है कि यार नो, अगर अपन ने बचपन में किया है, लोगों को हंसाया है, घर वालों को हंसाया है, तो दैट्स नॉट रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू एंटरटेन और या फिर हंसाना, लोगों को हंसाना। तो इसी के साथ मज़े किए, एंड डेफिनेटली एंकरिंग इज़ माई पैशन नाउ। पहले तो पैसों के लिए करता था, बट अब पैशन के लिए करता हूँ। शायद यही रीज़न है कि आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं। जी जी जी। तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि एंकरिंग मतलब सिर्फ माइक लेना, स्टेज पे जाके बोलना, लेकिन माइक के पीछे की जो मेहनत होती है वो एक एंकर ही समझ सकता है। बिल्कुल। तो उस मेहनत के बारे में बताइए, क्या मेहनत होती है? सो आई वुड लाइक टू मेंशन कि जब कोई इवेंट आता है, सबसे पहले लेट्स से कि एक वेडिंग का इवेंट आता है, तो वेडिंग इवेंट के लोगों को लगता है कि यार स्टेज पे आ रहा है, बातें करना है, बट यू हैव टू वेल प्रिपेयर्ड। लोगों के बारे में, परिवार के बारे में जानना होता है, या फिर अपने को पहले स्टडी करनी पड़ती है कि कौन किसका नेचर कैसा है, कौन कैसे बिहेव करता है। अगर कुछ गलत बोल दिया, अगर गुस्सा आ गया, तो उल्टा हो जाएगा। तो वी हैव टू प्रिपेयर। सो फिर शायरीज होती है, शायरीज भी हमें देखनी पड़ती नई 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 नई, सो दैट लोगों को एंटरटेन कर सके। इसके पीछे का जो स्ट्रगल है, क्योंकि ज़्यादातर लोग है ना, लोग इवेंट करते हैं, बट लोगों को है ना शो फ्लो अरेंज करना ही नहीं आता है। दैट्स द मेजर प्रॉब्लम। लेट्स से कि वेडिंग का ही बात करता हूँ मैं, ठीक है, वेडिंग संगीत है, अगर मैं होस्ट कर रहा हूँ, तो एक जहाँ पर 20 परफॉर्मेंसेस है, ठीक है, लोगों के लाइनअप्स ही नहीं होते हैं। लास्ट मोमेंट तक एवरीवन इज लाइक मेरा परफॉर्मेंस, बट कब है, कौन मैनेज कर रहा है, वो उनको अभी तक भी पता नहीं हो। सॉन्ग्स वो लास्ट मोमेंट पर प्ले करते हैं जो मोबाइल पे, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग, एंड विच क्रिएट्स अ कियोस्क एट द टाइम ऑफ इवेंट। तो वो एक काफ़ी स्ट्रगल वाला मोमेंट होता है कि यू हैव टू हैंडल ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि लेट्स से कि शो चल रहा है और शो के बीच में अगर गाना ही नहीं है और परफॉर्मर स्टेज पे आ रहा है, तो व्हाट हैव टू, तो दैट टाइम इट्स आवर स्किल्स कि हाउ टू कीप देम एंटरटेन, सो दैट ये अपना बैकएंड में प्रिपरेशंस कर सके। तो ये अपने स्किल्स की बात होती है, और स्ट्रगल्स तो होता ही है ऐसा थोड़ा फार। तो आपने ज़्यादातर इवेंट्स कौन से होस्ट किए, वेडिंग के या कॉर्पोरेट के? वेडिंग्स। वेडिंग। आई एम अ वेडिंग स्पेशलिस्ट एंकर। 500 प्लस मैंने वेडिंग्स अभी तो होस्ट किए ऑल ओवर इंडिया, मतलब चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हर जगह मैं जाता हूँ, और काफ़ी लोग प्यार भी देते हैं। कॉर्पोरेट इवेंट्स भी किए? हाँ, कॉर्पोरेट्स भी काफ़ी किए मैंने। सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है?
वेडिंग्स में ही आता है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स में कैसा है कि एक पर्टिकुलरली फ्लो रहता है, फ्लो के हिसाब से ही चलना पड़ता है, बट वेडिंग में कैसा है, इट्स ऑल अप टू यू, यू आर द मेन हीरो ऑफ द शो। लेकिन कॉर्पोरेट्स में कैसा आता है, उनका जो प्रेजेंटेशंस भी होते हैं, या फिर उनके जो लाइनअप्स होते हैं, स्पीचेस होते हैं, या फिर तो देयर इज अ लॉन्ग लाइनअप इन कॉर्पोरेट्स, तो वी हैव टू मैनेज इट्स, उसमें ज़्यादा कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट वो शो के हिसाब से, शो फ्लो के हिसाब से, क्योंकि उनका टाइम बैरियर होता है कॉर्पोरेट्स में, यस और कॉर्पोरेट्स के हिसाब से ही अपने को चलना पड़ता है। हाँ, बट लेट्स से अगर टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज आ गई है, तो टीम बिल्डिंग में इतना मजा आता है, आई टेल यू, बिकॉज देयर आर मैनी एक्टिविटीज, लोगों के साथ एंटरटेन होना है, तो अलग अलग एक्टिविटीज की प्रिपरेशंस होती है, वो हम लोग करते हैं, और डेफिनेटली इट्स अ एनर्जेटिक थिंग, कि वहाँ पे जब एनर्जी दिखानी पड़ती है, और लोगों को काफ़ी मज़ा आता है, और वो एक्टिविटीज़ होती है, बट कॉर्पोरेट इज ऑल्सो गुड। तो आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आपने शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इन सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ आपने स्टेज शेयर किया, जी, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, जब वो सेलिब्रिटीज आते हैं यार, आप सोचिए रविंद्र कि लेट्स से कि शाहिद कपूर आ रहा है, लोग दीवाने हैं शाहिद कपूर के, Yes. और इतनी सारी भीड़, इतने सारे लोग आते हैं, लेट्स से कि 1000+ पब्लिक मेरे सामने थी उस टाइम, 1000 से 2000 प्लस पब्लिक थी, वो लोग सब लोग शाहिद कपूर के लिए कम से कम 3 घंटा रुके थे, मोर देन 3 hours दे वर वेटिंग फॉर शाहिद कपूर। जस्ट इमेजिन कि 3 घंटे से लोग शाहिद कपूर के लिए रुके हैं, एंड आई एम द वन हु इज स्टैंडिंग विद शाहिद कपूर। कितनी शानदार फीलिंग होगी, बहुत है ना? वो एक आप खुद अपने आप को एक सेलिब्रिटी फील करवाते हो, राइट क्योंकि यार 3 घंटे से जब लोग उनके लिए वेट कर रहे हैं, एंड यू आर द वन हु इज गोइंग टू वेलकम हिम, तो लोगों के दिमाग में यही होता है कि यार ही इज द वन, यार ये भी कोई छोटा आदमी नहीं है, तो एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है। और हम लोग भी मजे लेते हैं ऑब्वियसली। तो सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया आपको, कौन से सेलिब्रिटी के साथ? जेठालाल जेठालाल, अरे obvious सी बात है। जेठालाल जी जो तारक मेहता के, हाँ ही वॉज रियली डाउन टू अर्थ। मतलब जेठालाल जी जब आए थे तब मोर देन 10,000+ ओवर ऑडियंस, 10,000 से ज़्यादा लोग थे जब जेठालाल जी आए थे, और मैंने जैसे कहा कि अगेन पीपल वर वेटिंग फॉर मोर देन 2 hours, Yes. और जेठालाल जी का तो क्रेज हर जगह है, हर बच्चे को पता है कि हु इज दिलीप जोशी, यस एंड इट वाज अ प्रिविलेज टू होस्ट हिम। उनके साथ मैंने डांडिया खेली है ऑन स्टेज, बातचीत की है, फोटोज निकाले, दैट वाज रियली स्पेशल मोमेंट एंड हार्ट टचिंग मोमेंट फॉर मी, क्योंकि एवरी जनरेशन नोज अबाउट हिम, बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर बूढ़ों तक, they know everyone knows him, so and you are sharing stage with him, that's a really special moment. और वो भी है कि जेठालाल जी एक ऐसे सीरियल का पार्ट है जो सबसे इंडिया में सबसे लंबी चलने वाली सीरियल है, right सो ही इज द मेन कैरेक्टर। right एक बात बताइए कि जब आप सेलिब्रिटीज के साथ डील करते हैं स्टेज पे, तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चलता है? See, to be very frank, I tell you कि I as an anchor we have to be very professional when they come on stage, क्योंकि हमें एक दिमाग में रखना पड़ता है कि यार he is a celebrity and he is not coming for me, he is coming for the audience, he is coming for his promotion and you have to be professionally. तो वो जब आते हैं तो एक ही दिमाग में होता है कि जितना हो सके we have to be well prepared, well maintained, और नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ सी, ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं जहाँ पर आपको फोटोज़ भी नहीं मिलते हैं। यस सो क्योंकि अगर ये प्रोडक्शन टीम अगर अलाउ करती है तो ही हम लोग आगे बढ़ते हैं फोटोज़ निकालने के लिए या फिर वीडियोज़ के लिए, अदरवाइज हम लोग जनरली पूछते हैं उनको, सर कैन वी हैव अ फोटोग्राफ, अगर वो बोलते हैं ओके देन वी डू, अदरवाइज वी हैव टू बी ओके सर, दैट्स नॉट एन इशू। ज़्यादातर प्रोफेशनली रहना पड़ता है। जी हाँ, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ही। जब एंकरिंग करते वक्त अगर आपके सामने जो क्राउड है वो अगर साइलेंट हो जाए
या डेड हो जाए तब आप उसको कैसे चीयर अप करते वापस से? इट्स रियली डिफिकल्ट मैन। मतलब ऑडियंस मैंने देखे हैं, काफ़ी सारे इवेंट्स भी ऐसे होस्ट किए हैं कि उनको कितना भी एनर्जेटिक करो, लेकिन दे आर लाइक स्टिल वेरी स्टिल, उनको तालियां बजाने भी बोला। बट देन देयर आर रोल कम द मेजर एंड इम्पोर्टेंट रोल, कि उनको किस तरह से एंगेज करना है। वो थेरेपी हम लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं कि किस तरह से हम लोग एंगेज करना है। सो बेसिकली क्या होता है कि देर आर आइस ब्रेकर्स वी हैव टू डू। सो आइस ब्रेकर्स के थ्रू हम लोग उनको एंटरटेन करते हैं, एंड वेयर दे ऑल्सो जॉइन अस। उनको भले ही कितना भी मन ना हो, तो वो ऐसे आइस ब्रेकर्स होते हैं कि उनके साथ अगर किया तो वो सपोर्ट भी करते हैं उस चीज़ में, और फिर इस तरह से माहौल थोड़ा चेंज होता है, द एनवायरमेंट चेंजेस। एंकरिंग करते वक्त कोई ऐसा मोमेंट आया था जो आपको लगा कि यार ये नहीं होना चाहिए था, या कुछ ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट, एम्बैरेसिंग मोमेंट लाइक आपने कुछ ब्लंडर कर दिया हो स्टेज पे? नहीं हुआ है ऐसे। सी, ऐसा नहीं कि मैं मतलब इतने सारे शोज किए हैं मैंने और उसमें से एक भी खराब नहीं हुआ, नहीं होता है डेफिनेटली, मैं भी एक इंसान हूँ यार। और सेकेंडली क्या होता है, ये सब इनिशियल डेज में हुआ था, बट अभी नहीं। अभी तो वी हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड। एक नाम है, अच्छा नाम है एंकरिंग इंडस्ट्री में, तो प्रिपेयर करके रखते हैं। बट इनिशियल डेज में एक दो बार हुआ था कि मैंने एक कॉर्पोरेट इवेंट होस्ट किया था, याद है मुझे। एंड आई डोंट रियली हैव प्रॉब्लम शेयरिंग इट, बिकॉज एवरीवन गोज थ्रू दैट सिचुएशन। एक मनीष पॉल इतना बड़ा एंकर है, कभी ना कभी उसका भी इवेंट फेल हुआ होगा। सो आई एम, ऑब्वियसली। तो मैं भी तो एक अपने आप को एक एंकर मानता हूँ अच्छी तरह से, कि यार सो होता है, गलती होता है। तो इनिशियल डेज में गलती हुआ, बट हाँ आई रिवाइज्ड, मैंने उस पर इम्प्रूवमेंट किया और इम्प्रूवमेंट करके मैं आगे बढ़ा। एंड अब तो कोई हम लोग गुंजाइश ही नहीं रखते कि गलती हो। जितना हो सके हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि एवरीथिंग गोज वेल फ्रॉम आवर साइड, क्योंकि इतने सारे इवेंट्स होस्ट करने के बाद एक्सपीरियंस आता है, और एक्सपीरियंस ही आपको काम में आता है फिर इवेंट्स होस्ट करने में। बट स्टिल इतने एक्सपीरियंस होने के बाद भी कभी कभी, जैसे आपने बताया कि हम भी इंसान है, गलतियां हो जाती है, तो उसको आप कैसे कवर अप करते हो कि आप जानते हो कि गलती हुई है हाँ लेकिन हाँ हाँ सामने वालों को नहीं पता? हाँ, तो यही तो स्किल होता है ना कि गलती होने के बाद हमें पता है। मतलब सी, एक तो क्या होता है कि अगर कोई गलती होती ना तो एकदम प्रेशराइज भी हो सकते हैं। बट व्हाट आई फील इज कि ठीक है यार, गलती हो गई है, बट आई हैव टू स्टैंड कॉन्फिडेंट। गलती हो गई है, समझ गया है, बट आगे गलती ना हो। ये गलती फिर इग्नोर हो जाती है। अगर वो गलती होने के बाद इफ यू गेट नर्वस, तो फिर ऑब्वियसली आपका शो ही मजा खराब हो जाता है। जाएगा। बट मैंने एक ही सोचा है कि नहीं यार, गलती हो गई ना तो इट्स ओके, आगे ना हो। अगर लेट्स से कि 1 घंटे का शो है, 5-10 मिनट के बाद गलती हुई है, तो ठीक है, ओके, उसके बाद ना हो। अगले 30 मिनट का, 40 मिनट का आपके पास टाइम है यार, और वो 40 मिनट आपको लोगों को ऐसे याद दिलाना है कि वो लोगों गलती को याद समझ ही दिलाना ना। है। हाँ, बस दैट्स माय मोटो। तो आपकी एंकरिंग देखने के बाद तो ये पता चला कि आपका वॉइस और हाँ। आपकी एनर्जी एकदम टॉप नॉच रहती है, जी। तो इसके लिए आप कुछ रूटीन फॉलो करते हैं? टू बी वेरी फ्रैंक, काफ़ी सारे एंकर्स करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ गॉड गिफ्ट। यू वोंट बिलीव, मैं ना गर्म पानी पीता हूँ ना ठंडा पानी पीता हूँ, मतलब लुक मेंटेन करने के लिए, गले को मेंटेन करने के लिए। बट मैं, या फिर कुछ मेडिसिन या फिर कुछ स्प्रे वगैरह होते हैं, बट मैंने आज तक इन माई एंटायर करियर आई नेवर डन दिस थिंग्स, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि आई एम रियली पैशनेट अबाउट माई वर्क। यू वोंट बिलीव, एक बार मैंने शिरडी में एक इवेंट होस्ट किया था, मुझे 102 टेम्परेचर था। आई वॉज, मतलब मैं इतना डाउन था रविंद्र, मुझे 1 घंटे बाद मेरा इवेंट है, मैं इतना डाउन, इतना लो फील कर रहा हूँ, मेरे में एनर्जी भी नहीं थी। यू वोंट बिलीव, 1 घंटे बाद इवेंट था मेरा, मैं जैसे स्टेज पे गया, मतलब स्टेज के नीचे तक भी आई वॉज वेरी फीलिंग वेरी डाउन। व्हेन आई वेंट ऑन स्टेज, जब मैंने हाथ में माइक लिया, यू वोंट बिलीव, इतनी एनर्जी, इतनी एनर्जी। एंड यू कैन चेक दैट वीडियो ऑन माय इंस्टाग्राम। काफ़ी सारी एनर्जी आई। तो मैंने जैसे बोला कि यार वो दिल से होती है, और जब दिल से होती है ना
तब उसे कोई एक्सक्यूजेज नहीं होती है। तो आप सिर्फ एक एंकर भी बन कर रह सकते थे, लेकिन आपने अलग अलग बिजनेसेस भी स्टार्ट किए, लाइक आगम डिजिटल्स, आगम इवेंट्स। तो ये बिजनेस शुरू करने का ख्याल कब और क्यों आया? तो आई बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली, ठीक है। मेरे पापा एक बिजनेसमैन है जिनका 40 साल से आज साड़ी का शॉप है ओके। पाचोरा में। सो आई बिलोंग टू पाचोरा, जलगांव डिस्ट्रिक्ट में। तो मेरे पापा का 40 साल से मैंने बिजनेस देखा है। मैं बचपन में जब स्कूल से जाता था दुकान पे, तब मैं भी उनको थोड़ा सपोर्ट करता था। फिर थोड़ा आगे मतलब जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और ज़्यादा सपोर्ट होने लग गया। बट उसके बाद फिर मैं पूना आ गया, ठीक है। तो बचपन से देखा है मैंने, पैसा देखा है, बिजनेस देखा है, और वो जर्नी देखी है पापा की। तो पापा की जर्नी देखने के बाद, एंड ऑल्सो मेन थिंग इज आई एम मारवाड़ी। ओके। और सबसे पहला मारवाड़ी फिर हूँ। तो सवाल ही पैदा तो नहीं होता। मारवाड़ियों में ना बिजनेस उनके खून में होता है। Yes. तो मैंने भी सोचा ही था, मतलब पहले दिन से मुझे एक एम्पायर खड़ा करना ही था, और वो मैंने सोचा ही है। बट उसके लिए अलग अलग रास्ते हैं दोस्त। ये एंकरिंग भी एक रास्ता है। मैंने जैसे कहा कि यार एक स्टार बनना है, बॉलीवुड में काम करना है। सेकेंडली बिजनेस भी करना है। अगर आपका बैकबोन अच्छा है तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। एवरीथिंग नीड्स मनी। करेक्ट। सो पैसों के लिए आपको पहले स्टेबिलिटी आनी चाहिए, और स्टेबिलिटी कब आएगी? बिजनेस के। यू वोंट बिलीव, एंकरिंग मैं करता था तब मेरे जो शादी का टाइम भी आया था। शादी के वक्त बोलते थे यार एंकर है, उसका कोई फिक्स्ड जॉब नहीं है, या फिर फिक्स सैलरी नहीं है, या फिर फिक्स पेमेंट नहीं है। बिकॉज एंकरिंग में कभी कभी होता है कि महीने भर में एक इवेंट आता है, या फिर महीने भर में 10 इवेंट आते हैं। इनिशियल डेज में जब मैं करता था, तो उस वक्त लगता था यार कि यार एक दिन अगर इवेंट कर रहा हूँ तो 29 डेज आई एम वेस्टिंग माई टाइम। एंड मैंने जैसे कि बोला, आई एम बिलोंग टू बिजनेस फैमिली, तो अंदर खून में ही था बिजनेस करना है। तो मैंने सोचा कि यार 29 डेज अगर हमें टाइम मिल रहा है काम करने के लिए, तो वाई आर वी वेटिंग? एक दिन अगर आपको इवेंट मिल रहा है और 29 डे वी आर वेस्टिंग, तो लेट्स यूटिलाइज 29 डेज। और कोविड के बाद ये मोमेंट आया। कोविड के बाद मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस। वो भी एक अलग कहानी है। सो इट्स रियली डिफरेंट स्टोरी। तो एम्पायर खड़ा करने के लिए यू हैव टू डू प्लानिंग्स। तो मैंने उसी तरह प्लानिंग्स किया। इतने सालों का एक्सपीरियंस मेरा और इवेंट्स का। डिजिटल्स काफ़ी नया था लेकिन लोगों के लिए, बट मेरे लिए पुराना था, बिकॉज मैंने इसका काम 2015 से ही चालू किया था डिजिटल्स का। बिकॉज मैं पहले यूट्यूबर भी था, तो यूट्यूब पे वीडियोस बनाता था, प्रोडक्शन करता था, डिज़ाइनिंग्स करता था, अपने इवेंट्स के फ्लायर डिज़ाइन करता था। सो वहाँ से मैंने सीख लिया कि किस तरह से डिज़ाइनिंग्स होता है, प्रोडक्शन होता है। फिर मैंने काफ़ी स्टोरी भी है, मुंबई में जॉब भी किया मैंने इवेंट कंपनी में, तो काफ़ी सब चीज़ें कोलैबोरेट करके मैंने फिर कंपनी स्टार्ट की 2021 में। और बाय गॉड्स ग्रेस बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बिकॉज आई बिलीव इन क्वालिटी। क्वालिटी अगर आप मेंटेन रखो, या फिर एवरी न्यू डे यू हैव टू ग्रो योर क्वालिटी। अगर आज आपका अगर 50% है तो कल 60% होना ही चाहिए, देन ओनली यू आर ग्रोइंग। करेक्ट। अदरवाइज इट्स रियली डिफिकल्ट। बिजनेस लोग काफ़ी स्टार्ट करते हैं लेकिन बंद भी करते हैं। बट व्हाट आई डिड इज कि आई स्टार्टेड मेंटेनिंग क्वालिटी, और क्वालिटी को मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। जब आप क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लोग अपने यहाँ पे आएंगे आपके पास। और यही सिंपल बिजनेस का फॉर्मूला है। आई बिलीव लोगों के काफ़ी सारे पेमेंट्स इशू होते हैं। क्यों होते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिटी। लेट्स से कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहा हूँ, अगर वो प्रोडक्ट, लेट्स से ये बॉटल है, ये बॉटल अगर मैं खरीदने जा रहा हूँ, ये बॉटल की फिनिशिंग अगर प्रॉपर नहीं है, या फिर यहाँ पे कोई स्क्रैचेस है, या फिर पानी में अगर थोड़ा सा भी कुछ लग रहा है, तो वी अवॉइड इट, नहीं यार। बट यही अगर पॉलिश्ड है एंड क्लीन है, तो व्हाट वी डू इज, अरे नहीं ये दे दे भाई, देन वी डोंट थिंक ऑफ मनी, वी पे देम बिकॉज वी आर गेटिंग क्वालिटी। एंड दैट्स हाउ आगम डिजिटल्स एंड आगम इवेंट्स आर। तो मैंने डिजिटल्स में भी वही क्वालिटी मेंटेन करी जो पहले दिन से थे, या मतलब अपग्रेड करी, यू में से मेंटेन नहीं, मेंटेन करके अपग्रेड करना, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। और वो मैंने किया। एवरी न्यू डे वी आर ग्रोइंग आवर क्वालिटी इन
marketing services in event services as well. ओके, दैट्स ग्रेट। तो आप एज ए एंकर और एज ए एंटरप्रेन्योर दोनों को कैसे बैलेंस करते हैं आप? It's really difficult because events जब मैं एंकरिंग में होस्ट करता हूँ तो काफ़ी एग्जॉस्ट होना पड़ता है। आपको पता है 2-3 Yes. घंटे जब स्टेज पे खड़ा होके यू हैव टू गिव योर एंटायर 100%, मोर देन 100% यू में से। तो इवेंट से रिटर्न आके यू हैव टू थिंक ऑफ बिजनेसेस, सो इट गेट्स रियली डिफिकल्ट। बट अगेन मैंने जैसे बोला कि पैशन होना चाहिए, पैशन के बिना कुछ भी नहीं है। तो आई हैव दैट पैशन एज वेल कि यार नहीं यार काम करना है, मज़े तो हो गए बट अभी काम करना है। और फिर ऑफिस जाने के बाद एवरीथिंग आई डू अगेन बैक, मतलब आफ्टर इवेंट कि ये हुआ वो हुआ, ये क्लाइंट का फॉलोअप, ये क्लाइंट का क्या है। तो इस तरह से मेरी टीम को मैं इनकरेज भी करता हूँ और मैं खुद ध्यान देता हूँ पर्सनली। तो दोनों कंपनी की टीम अलग अलग है या एक ही मर्ज है? दोनों कंपनी की टीम अगर देखने जाओ तो अलग है, बट कुछ लोग हैं जो सेम है, कॉमन है। तो ये आगम नाम के पीछे की क्या कहानी? आगम जैसे कि हम सभी को पता है कि हिंदुइज्म में भागवत गीता का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। उसी तरह वी बिलोंग टू जैन फैमिली। जैन कम्युनिटी में जैन लोगों का एक ग्रंथ है जिसका नाम है आगम। जितना वेटेज हम भागवत गीता को देते हैं उतना ही वेटेज आगम को है। और दिमाग में बस वही थॉट था कि यार कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको हमें अपने जैनिज्म से किस तरह से मैं रिलेट कर सकूं। तो दैट वाज द सिंपल फैक्ट। और साथ ही साथ मेरे भाई के लड़के का भी नाम आगम है। ओके। तो एंड आई फाउंड इट रियली गुड नेम। तो दैट्स हाउ इट्स ऑल स्टार्टेड। तो आगम इवेंट्स अभी इस वक्त पुणे में और पुणे के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? जैसे मैंने कहा कि क्वालिटी, हम लोग क्वालिटी डे बाय डे इंक्रीज करते हैं, ग्रो करते हैं। यार मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने आज तक मेरी जो भी टीम है वो भी मेरे को चिल्लाते हैं कि सर आप इतना क्यों करते हो, यार हो जाएगा ये कर दे। बट मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि यार इट्स नॉट सो ईजी। अगर ईजी होता तो आज हर कोई करता। इट्स रियली डिफिकल्ट बिजनेस चलाना। बिजनेस के इनिशियल डेज आर रियली डिफिकल्ट। हाँ, बट अगर आप सर्वाइवल करते हो अच्छी तरीके से तो देन इट गेट रियली इजी। बट आज मेरी कंपनी को 5 साल हुए, आगम डिजिटल्स एंड इवेंट्स को। 5 सालों में मैंने इतने एफर्ट्स दिए हैं, जितने एफर्ट्स मैंने इनिशियल डेज में दिए उतने ही एफर्ट्स मैं आज भी देता हूँ। ऐसा नहीं कि 5 साल है, टीम है, काम कर रही है और अभी एफर्ट्स देना नहीं है। तो आज भी मैं उतने ही एफर्ट्स देता हूँ कि मैं अगले 5 साल को मैं किस तरह से चेंज कर सकूँ। और बीइंग अ ओनर यू हैव टू लुक आफ्टर ईच एंड एवरी स्मॉल थिंग। छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ों तक यू हैव टू बी इन्वॉल्व्ड। एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव कि यूजुअली काफ़ी सारे ओनर्स हैं जो उनको लगता है कि यार टीम को हायर कर दो, काम हो जाएगा। और बट उससे रिलेशंस टूटते हैं क्लाइंट से। यस। क्योंकि द वे वी मेंटेन द रिलेशंस विद द क्लाइंट एम्प्लॉयज नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है उनका काम कितना है। बट वी नो हाउ टू मेंटेन रिलेशन, कब क्या कौन सी चीज़ उनको देनी है। सो या दैट्स हाउ वी डू। सो आपने जब अपनी टीम बिल्ड की तब आपने अपने एम्प्लॉयज में कैसी कौन सी क्वालिटीज़ देखी? सो आई टेल यू कि टीम बिल्ड करना इट्स नॉट सो इजी अगेन। करेक्ट। जितना डिफिकल्ट बिजनेस खड़ा करना है ना, उससे कई ज़्यादा डिफिकल्ट अपनी टीम को खड़ा करना है। जब टीम, क्या होता है कि हमें अपने टीम पर ट्रस्ट दिखाना पड़ता है, जो कि मैं करता हूँ। अपनी टीम पर ट्रस्ट दिखाता हूँ और धीरे धीरे वो ट्रस्ट बढ़ाता भी हूँ। और अगर लगता है कि इसमें ये पोटेंशियल है तो ही मैं उसके साथ आगे बढ़ता हूँ। अदरवाइज आई डायरेक्टली कट देम ऑफ। अगर लग रहा है कि नहीं यार ये अपने पेस को मैच नहीं कर रहा है तो आई कट देम ऑफ। और जो ट्रस्टेड है आज भी मेरे साथ है,
मेरे साथ आज भी, मतलब इट्स बिन 5 years नाउ, बट मेरे साथ आज भी जो एम्प्लॉयज़ है काफ़ी सालों से, मतलब 3-3 4-4 साल हो गए मेरे साथ जुड़े। एक एम्प्लॉयी है, या फिर नाउ मतलब अभी तो वो मेरे फैमिली मेंबर्स हो चुके हैं, बट एक खुशी है जो कि मेरे साथ पहले दिन से जुड़ी थी और आज तक है। वैसे ही मतलब काफ़ी सारे लोग हैं जो अब जिनको आज 3-3 साल हो गए, 4-4 साल हो गए कंपनी में, और मैं उन पे ट्रस्ट दिखाता हूँ। एंड इसी तरह से टीम बिल्ड होती रहती है। एवरी न्यू डे यू हैव टू टेक इंटरव्यूज़। कुछ लोग आते हैं, थोड़े दिन काम करते हैं, चले जाते हैं, बट उसमें से आपको चूज़ करना पड़ता है कि हाँ, ये अपने साथ रहेगा तो इसको ही हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। आपने कभी अपनी कंपनी को ऐसे ऑटोमेशन पे डालने का सोचा है? बहुत बार बहुत बार सोचा है मैंने ऑटोमेशन पे डालूं, बट अगेन मैंने कहा ना कि डिफ़िकल्ट होता है। ऑटोमेशन पे डालना इट्स नॉट सो ईज़ी अनटिल अनलेस यू हैव लॉट ऑफ फंड्स, Yes. क्योंकि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एंड जैसे कि मेरी जर्नी थी, मैंने काफ़ी सारे स्ट्रगल्स के साथ मैंने आई टेल यू, कंपनी की शुरुआत मेरी एक लैपटॉप से हुई थी और आज मेरे पास इतना बड़ा सेटअप है। सो मैंने डे बाय डे ग्रो किया है और मैं ऑटोमेशन की कोशिश आज भी करता हूँ, लेकिन आई नो कि थोड़े दिनों बाद हो जाएगी। तो जब अच्छे एम्प्लॉयज़ और भी ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी मिलेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगी। अभी तो है जो भी है, जिन पे ट्रस्ट दिखा रहा हूँ, दे आर डूइंग रियली गुड इन आवर कंपनी, और डेफिनेटली उनके ट्रस्ट पे ही मैं आज जितना हो सके कंपनी को आगे बढ़ा रहा हूँ। पिछले 10 सालों में पुणे के इवेंट्स में कौन-कौन से ऐसे बदलाव आए? ह्यूज चेंजेस, मतलब 10 साल पहले जब होता था इवेंट्स देखता था मैं, और आज जब देख रहा हूँ लॉट ऑफ डिफरेंस, डेकोर वाइज, पैसों वाइज, पैसों को लेकर इतने ह्यूज सेटअप वो लगाते हैं, अनबिलीवेबल। हम लोग भी आज जब इवेंट्स कर रहे हैं, डेफिनेटली मैंने जैसे बोला कि मेरा भी इवेंट, जब मैंने इवेंट आगम इवेंट्स का एक जब मेरा एक्सपीरियंस था, तो एक छोटे इवेंट से ही शुरुआत हुई थी, लेकिन आज हम लोग भी इतने बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं ना, तब जाके पता चलता है यार नहीं, देयर इज लॉट ऑफ चेंजेस, और एवरी न्यू डे यू गेट न्यू कॉन्सेप्ट्स, और इम्प्रोवाइज करके हमें आगे बढ़ना होता है। और हम लोग भी वही करते हैं। हमारे क्लाइंट्स को एवरी न्यू डे न्यू इवेंट्स, न्यू इंक्वायरीज पे हम लोग उनको सजेशंस देते हैं कि ये कर सकते हो। तो जो क्लाइंट अगर अप्रूव करता है बजट के लिए, डेफिनेटली वी डू समथिंग क्रिएटिव फॉर देम, या फिर रेगुलर तो चलता ही है। बट हाँ, काफ़ी सारा चेंजेस हुआ है। तो क्या ये सच है कि टैलेंट, स्किल से ज़्यादा आजकल इंस्टाग्राम फॉलोअर्स या सोशल मीडिया प्रेजेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है? गुड क्वेश्चन। डेफिनेटली आई वुड से कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, फॉलोअर्स काफ़ी मैटर करता है। स्किल सेट तो अपनी जगह पे है, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट आज सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे अगर आपका प्रोफाइल अगर स्ट्रांग है तो लोग आपको देख के ही आपको हायर करते हैं, और आपके फॉलोअर्स को देख के ही अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि मार्केटिंग में मैंने देखा है कि लेट्स से कि अगर आपके 10,000 फॉलोअर्स है तो 10,000 देख के ही लोग आपको हायर करने के लिए ईजी हो जाता है लोगों को, नहीं यार ही इज ट्रस्टवर्दी, इसके फॉलोअर्स अच्छे हैं और काम अच्छा कर रहा है। और डेफिनेटली स्किल सेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप में स्किल्स है तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। या फिर मैंने देखा है ऐसे ऐसे कई सारे लोग हैं जिनमें स्किल्स भी नहीं है बट उनके फॉलोअर्स ज़्यादा है तो उनको काम ज़्यादा मिल रहा है तो ऐसा होता भी है। तो कैसे पता चले कि किसके फॉलोअर, देखो जैसे अभी आपने बताया कि स्किल्स नहीं है फिर भी फॉलोअर्स है, तो कैसे पता चलता है कि ये जेन्युइनली काम कर रहा है या इसने ऐसे ही फेक फॉलोअर्स बनाए? इट्स रियली डिफिकल्ट नाउअडेज, इट्स रियली डिफिकल्ट। यू हैव टू मीट एंड जज डेफिनेटली। कि एक और बात बता दूँ मैं मार्केटिंग एजेंसी के बारे में, यू वॉन्ट बिलीव कि एक क्लाइंट था मेरा, उन्होंने कम से कम 10 एजेंसीज ट्राई की, अच्छी से अच्छी एजेंसी, बड़े से बड़े एजेंसी, बट रिजल्ट्स वर 0। एंड वही क्लाइंट जब मेरे पास आया तो पिछले 2-3 साल तक मैं उनको आज भी सर्विस दे रहा हूँ। उनके फॉलोअर्स काफ़ी अच्छे हैं बट हमारी सर्विस अच्छी है। तो होता है कि लोग ग्रैब तो कर लेते हैं बड़े फॉलोअर्स वालों को, लेकिन जब एक्सपीरियंस लेने के बाद वो फिर
साइड में कर देते हैं, उनको पता है कि नहीं यार ये काम का नहीं है। तो स्किल सेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोग आपको अपनी स्किल्स पर ही काम देते हैं। लेकिन ये भी तो सच है कि फॉलोअर्स से ज़्यादा, मतलब जब ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं तो देखने का नज़रिया बदल जाता है। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना हम्म, कि पहले लोग देखते हैं, फिर लोग एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर चेंज हो जाता है, लोगों का फिर दिमाग स्विच होता है, उनको पता है अरे यार फॉलोअर्स मैटर नहीं करते, फिर जो काम का बंदा है ना उसी को काम देते हैं। क्लाइंट रिटेन के लिए क्वालिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जी होती है। जी जी। तो जब आप वेडिंग इवेंट के लिए जाते हैं एज एंकर, तो सबसे क्रेजीएस्ट रिक्वेस्ट क्या आई है आपको? सबसे क्रेजीएस्ट रिक्वेस्ट यही आती है कि हमें कुछ तो नया चाहिए, हमने काफ़ी रील्स देख लिए, काफ़ी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया, अब कुछ नया चाहिए। अरे नया देंगे कितना, ठीक है, और देने के लिए कुछ नहीं, बट बजट इश्यूज आते हैं। अगर हमने दिया तो बजट नहीं, यार ये बजट में हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि यू नो एक दो तरह के क्लाइंट होते हैं, पहले कि जिन्हें सिर्फ पैसों से ही मतलब है, कि उनका बजट फिक्स्ड है कि मुझे 5 लाख रुपए में यही करना है। और कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं कि जिनको 5 लाख मैटर नहीं करते, उनको क्रिएटिविटी प्लस कुछ ना कुछ नया चाहिए, तो फिर पैसा मैटर नहीं करता उनके लिए। तो इस तरह से दो तरह के क्लाइंट होते हैं, तो हमें डील करना पड़ता है। एट द एंड 5 लाख वाले भी वही करते हैं कि यार हमको कुछ तो नया चाहिए, बट वी ऑफर देम सर्विसेज अगेन, देन अगेन इट कम टू द बजट। उनको पता चल जाता है नहीं यार अपने को यही करना है। तो ये काफी सारी हुआ है। तो आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग का बहुत क्रेज चल रहा है, तो आप कभी डेस्टिनेशन वेडिंग्स के इवेंट पे गए? काफी सारे, मतलब एज अ गेस्ट या फिर एज एज एंकर? अच्छा, काफी सारे। मैं जैसे बोल रहा हूँ कि अभी आई ट्रैवल ऑल ओवर इंडिया, तो इनफैक्ट मेरा कल ही अभी दिल्ली में इवेंट है, तो देखने मिलता है, एक्सप्लोर करने मिलता है सिटी को, साथ ही साथ उधर के जो इवेंट इंडस्ट्री है, बिकॉज हर तरह की इवेंट इंडस्ट्री अलग है। हमें लगता है कि यार पूना सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, नहीं, मुंबई है। मुंबई में जाने के बाद ऐसा लगता है कि मुंबई सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, नहीं, बेंगलोर सबसे बड़ी। बेंगलोर में जाने के बाद लगता है कि नहीं यार बेंगलोर सबसे बड़ा है, बट नहीं, दिल्ली। तो इतने अलग 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 जगह के अलग अलग इवेंट इंडस्ट्री है, और डेफिनेटली यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि उनका जो सेटअप्स वगैरह ना काफ़ी ग्रैंड होते हैं, और हमें लगता है कि नहीं यार ये भी है, बट तो एक्सप्लोर करने मिलता है और काफ़ी अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा मज़ा कौन से डेस्टिनेशन पे आया आप? चेन्नई में जब मैं गया था, वाह, दैट वाज ड्रीम कम ट्रू। इतना ह्यूज रिसॉर्ट एंड ऐसी हॉस्पिटैलिटी, आई लव्ड इट। और उधर जाने के बाद उधर का जो वाइब था काफ़ी डिफरेंट, एंड आई रियली लाइक्ड इट। मतलब उधर के जो लोग भी थे, उनका जो एक्सेंट है काफ़ी डिफरेंट होता है, और उनके साथ वहाँ पर इवेंट होस्ट करना वाज रियली ड्रीम कम ट्रू। अभी रिसेंटली आई एम गोइंग टू होस्ट माई इवेंट इन थाईलैंड नेक्स्ट मंथ, तो मे बी उसके बाद वो एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा लगे। एक्चुअली चेन्नई का एक्चुअली बहुत ही बढ़िया रहता है। एक्चुअली सबसे ज़्यादातर लोगों को उनका कल्चर बहुत पसंद आता है। हाँ बिल्कुल, राइट। स्पेशली मुझे भी जब मैं अभी पिछले साल जब मैं साउथ इंडिया गया था, उनका कल्चर देख के मतलब बहुत ही मुझे अच्छा लगा, जो टेम्पल्स और हाँ, उनका राइट जो राइट राइट, काफ़ी अच्छा लगा। मतलब उनको एकदम उनकी स्टाइल में किया तो अच्छा लगता है। हाँ, तो ऐसा कोई ड्रीम इवेंट है आपका किसी सेलिब्रिटी के साथ या किसी डेस्टिनेशन पे जो आप चाहते हो? हाँ, ड्रीम इवेंट ऐसा नहीं है, बट हाँ आई रियली वांटेड टू होस्ट लाइव शो। मतलब जिस तरह से डांस इंडिया डांस होता है, Okay, या reality फिर show. हाँ रियलिटी शो। सो वो दैट्स माय ड्रीम, एंड कभी भी सोचता हूँ मैं कि यार हाँ मनीष पॉल जैसे मैं भी शोज करूँ, रियलिटी शोज। तो आज के यूथ को अगर प्रोफेशनल एंकर बनना है तो कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो सबसे पहले उन्हें करनी चाहिए? सबसे पहले रीडिंग, जितना हो सके रीडिंग करिए, नॉलेज गेन करिए। एंकरिंग इज ऑल अबाउट नॉलेज। आपके पास कितना नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है आपको उस चीज़ का, क्योंकि हर एक इवेंट डिफरेंट होता है, हर एक इवेंट की कहानी डिफरेंट होती है, और लोगों को एंटरटेन करना इज़ रियली बिग टास्क। तो मैं सभी यूथ को बोलना चाहूँगा कि भाई जितना हो सके पढ़िए,
देखिए, फ़िल्म्स देखिए या फिर यूट्यूब स्क्रॉल करिए या फिर इंस्टाग्राम से नॉलेज लीजिए। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यू हैव टू बी वेल प्रेज़ेंट। आपको बहुत ही अच्छी तरह से अपने आप को प्रेज़ेंट करना होता है। एंकरिंग सिर्फ़ ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आवाज़ का ही काम है। आवाज़ तो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन साथ ही साथ आपका प्रेज़ेंस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यू हैव टू बी वेल प्रेज़ेंट ऑन स्टेज, कॉस्ट्यूम वाइज़, लुक वाइज़, एवरीथिंग। एंड थर्ड थिंग इज़ वॉइस मॉड्यूलेशंस। वॉइस मॉड्यूलेशंस अगर आपको आता है, तो आप उसे एनहांस करिए। अलग-अलग तरह की वॉइसेस निकालने की कोशिश करिए। लेट्स से कि मैं जब करता हूँ एंकरिंग, तब अलग-अलग मॉड्यूलेशंस के साथ करता हूँ। क्योंकि अगर मैं एक ही टोन में आपसे बात करूँ, तो व्हिच विल फाइंड रियली ठीक है यार, ओके। बट मैं जब हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, तब इस तरह से बात करूँ, तो इंटरेक्ट होते हैं, कुछ तो चेंज आया। एंड दैट्स व्हाट आई फील कि ये 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला जीके, दूसरा प्रेजेंटेबल एंड थर्ड वॉइस मॉड्यूलेशन। दिस 3 थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट। सो इवेंट मैनेजमेंट की लाइफ दूर से तो काफ़ी ज़्यादा ग्लैमरस लगती है। उसकी रियलिटी के बारे में बताइए। इवेंट लाइफ, हाँ, मतलब ये तो सही बात है बिल्कुल कि इट पीपल फाइंड इट रियली कूल, रियली नाइस, बट एक पॉइंट तक। क्योंकि एक कोई भी इवेंट प्लान करना होता है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। मतलब यूजुअली एक कोई वेडिंग प्लान अगर करनी है, तो उसके लिए मिनिमम 2 से 3 महीना आपको देना पड़ता है, तब जाके वो इवेंट सक्सेसफुल होता है। वो 2-3 महीना तो ठीक है, लेकिन जो इवेंट के पहले 4 दिन होते हैं ना, दैट इज़ रियली टफ। आई टेल यू एवरीवन कि मैंने पुणे गारमेंट फेयर करता हूँ पिछले 2 साल से। वेडिंग इवेंट्स मैं मैनेज करता हूँ, या फिर काफ़ी सारे लाइव इवेंट में मैनेज करता हूँ। जो इवेंट के 4 दिन होते हैं ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। दिन रात आपको पूरा इनपुट देना पड़ता है, साथ ही साथ आपको ही नहीं, आपकी टीम को भी। सो दिखने में आफ्टर इवेंट यू फील रियली प्राउड कि यार इतना बड़ा इवेंट्स हमने किया, बट उसके पीछे की जो मेहनत होती है ना, दैट्स इनक्रेडिबल। तो जब पूरी दुनिया फेस्टिवल मना रही होती है, तब आप काम कर रहे होते हो। जी, जी, जी। तो इस वर्क लाइफ बैलेंस को आप कैसे मेंटेन करते हैं? लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, और क्या। कि यार होता है कि जब लोगों के फेस्टिवल्स होते हैं, तभी हमारा काम रहता है, एंड एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, और क्या। क्योंकि वो उनका जो स्पेशल डे होता है उसी दिन होता है, और उस वक्त कोई आपको एक यादगार दिन बनाना पड़ता है उनके लिए। तो उनके साथ जितना हो सके एंजॉय कर लो, और क्या। तो नकुल सांघवी का ऐसा कौन सा अलग स्टाइल है जो उन्हें बाकी एंकर से अलग बनाता है? रॉनेस। जैसे मैंने कहा कि मैं आज भी स्क्रिप्ट्स पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैं अपने टैलेंट पे, अपने स्किल्स पे, या फिर लोगों के रिस्पॉन्स पे, या फिर लोगों के इंटरेक्शन के ऊपर मेरा रिएक्शंस होता है, और वो मुझे यूनिक बनाता है। सेकेंडली, मैं टाइम काफ़ी फॉलो करता हूँ। मैं इतना टाइम को फॉलो करता हूँ ना, बिकॉज एवरी सेकेंड इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक एक सेकेंड, मुझे ऐसा लगता है ना कि यार हमारी लाइफ काफ़ी कम है, इतनी सारी चीज़ें हैं हमें सीखने के लिए, जिसके लिए मेरे पास टाइम कम है। आज 24 घंटे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है यार कि ये 24 घंटे भी कम है। बिकॉज मैं यूजुअली बिफोर माई मैरिज आई यूज टू वर्क 20 आवर्स अ डे। मतलब मैंने पहले आपको मेंशन किया कि आई एम अ वर्कहोलिक गाय, तो मैंने 20-20 घंटे काम किए हैं। और आज फैमिली आई है, बच्चा आया है, तो थोड़ा कम हो गया है, बट स्टिल माय डेडिकेशंस आर रियली अप टू द मार्क। क्योंकि फैमिली भी बोलती है, मतलब परिवार वाले भी बोलते हैं कि यार टाइम नहीं देते हैं, बट एट द एंड यू हैव टू टेक ऑल दोस एफर्ट टू राइज एंड शाइन। तो अगले 5 सालों में आप आगम डिजिटल या आगम इवेंट्स को कहाँ पे देखते हैं? आगम डिजिटल्स एंड आगम इवेंट्स को एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी, एक मार्केट में एक अच्छा नाम, जो कि आज भी है, बट डेफिनेटली एक ऑटोमेटेड कंपनी, और विद एडवांस्ड इक्विपमेंट्स एंड एडवांस मार्केटिंग एजेंसी। ओके, दैट्स ग्रेट। और साथ ही साथ इवेंट्स को तो मैं देखता हूँ कि हाई एंड इवेंट्स हम लोग केटर करें। हम लोग जितना हो सके, हम लोग अभी भी
इलाइट इलाइट कस्टमर्स को हम लोग टारगेट करते हैं, और हमारा मेन फोकस है कि हम लोग इलाइट लोगों में ही काम करें, बिकॉज वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर बजट का इशू नहीं होता है, वहाँ पर क्रिएटिविटी आती है। जहाँ पर बजट नहीं होता है वहाँ पर हम लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। तो सर अभी मैंने देखा लाइक आपको रीच आउट करने से पहले मैंने देखा कि आपका एक पॉडकास्टिंग चैनल भी है जो आपने जी रिसेंटली स्टार्ट किया है, जी जी जी। हॉट सीट टॉक करके कुछ है। हॉट सीट टॉक्स। यस, तो आप ये सब कैसे मैनेज करते हो, लाइक इवेंट्स भी, डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस भी, और एंकरिंग, पॉडकास्टिंग, सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं? सो मैंने जैसे कहा कि टीम होती है। सो टीम जैसे मैंने डिवाइड किया है, हर एक टीम को डिवाइड किया है, हर कोई अपना अपना रोल निभाता है, और ट्रस्ट के बेसिस पर ही हमें ये करना पड़ता है। सो हॉट सीट काफ़ी एक नया इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो कि आप भी अभी हम लोग जो कर रहे हैं वही। बट अगेन मेरा जो टारगेट है वही इलाइट, हम लोग इलाइट लोगों को ही हम लोग टारगेट कर रहे हैं, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है हमने लोगों के लिए, ताकि लोगों को भी मज़ा आए। तो मैनेज करके अभी ना, जब आप पैशनेट होते हो कोई भी चीज़ के लिए, तब आपके लिए ये चैलेंजेस मैटर नहीं करते कि एक बिजनेस दो बिजनेस। आई वुड थिंक कि मेरे फ्यूचर में और 10 बिजनेस मैं स्टार्ट करूँ। तो या दैट्स माय यू नो दैट्स ग्रेट कि अगर पैशन हो तो बम चैलेंजेस भी मज़े में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ, बस दैट्स इट। तो कुछ ऐसी गलतियाँ जो आपने की है लाइफ में, जो आपको आज अगर मौका दे सुधारने का, तो वो कौन सी गलतियाँ होंगी? एक टाइम ऐसा आया था, मतलब एक टाइम ऐसा लगा कि यार बहुत जल्दी कर दी मैंने बिजनेस स्टार्ट करके, एंकरिंग को ही फुल फोकस्ड प्लान करके आगे बढ़ाता था। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये गलती है। पर्सनली ऐसा लगता है कि यार मैंने पैरेलली मेरे लिए 4 ऑप्शंस ओपन करके रख लिए आज के मार्केट में, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है, पुणे में, या फिर नॉट ओनली पुणे, इन अर्बन सिटीज़ बोलिए, मेट्रो सिटीज़ में बोलिए, सर्वाइवल इज़ रियली इम्पोर्टेंट, जो कि जिस पर मैं बिलीव करता हूँ। तो मैंने एंकरिंग के साथ साथ बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ जो मुझे मिली है, तो मैंने ग्रैब करके उसे आगे बढ़ा रहा हूँ, और जो कि मुझे नहीं लगता है गलती है, बट लोगों के हिसाब से लगता है कि नकुल यू शुड ओनली मतलब फोकस ऑन एंकरिंग, तो और भी ज़्यादा अच्छा, मतलब बड़ा काम कर, मतलब आज भी करता हूँ, बट और भी ज़्यादा आगे जा सकता था। बट मेरे हिसाब से आई फील आई एम ऑन द राइट ट्रैक। दैट्स ग्रेट। सो अगर आपको मौका मिले डे वन वाले नकुल सांघवी से मिलने का, तो उसको आप क्या एडवाइस करोगे? नहीं, आई एम द सेम, बस जैसा मैं पहले था आज भी उसी तरह से हूँ। मैंने जैसे कहा कि वी हैव टू इम्प्रोवाइज एवरी न्यू डे। आपका ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, बस वो आपको समझ भी आना चाहिए। अगर आप वही ग्राफ पर काम कर रहे हो तो मज़ा नहीं है। डे बाय डे यू हैव टू ग्रो, और अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करते चलो, अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ो मत। काफ़ी सारे लोग हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ देते हैं कि यार आज नहीं कल करेंगे, ये करेंगे, बट वही अपॉर्चुनिटीज़ आपको अगली अपॉर्चुनिटी दिलाता है। करेक्ट। और मैं बिलीव करता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहिए। तो जब आपने ये करियर स्टार्ट किया, तब फैमिली से आपको कैसा सपोर्ट मिला? फैमिली से सपोर्ट, सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक माय मॉम डैड, कि उनके वजह से आज ये अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली है। उन्होंने काफ़ी मतलब मैंने जैसे कहा कि दे बिलोंग टू बिजनेस फैमिली। पापा का एक ही था कि नकुल बिजनेस में ही आगे बढ़े मेरे साथ, वो पाचोरा में। बट मम्मी का था कि नकुल अलग जगह जाए और अलग चीज़ें करे, एक्सप्लोर करे और आगे बढ़े। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझ पे जो ट्रस्ट दिखाया, और वो ट्रस्ट को मैंने कन्वर्ट करके दिया। सो बेसिकली इनिशियल डेज में पापा मम्मी का सपोर्ट था, बट लोगों का सपोर्ट नहीं था। उन्हें, पापा मम्मी को पता था कि यार ये कुछ तो कर लेगा, बट लोगों को नहीं पता था। सो थोड़ा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। परिवार ने सपोर्ट दिया, और आखिरकार मैंने उसको कन्वर्जन करके दिखाया, एंड तब जाके उन्होंने मेरे पे और ज़्यादा ट्रस्ट दिखाना चालू किया। परिवार के साथ साथ दोस्त लोग भी थे, उनको भी स्टार्टिंग में लगा था यार क्या कर रहा है, बट जैसे जैसे ग्रोथ होती है लोगों को दिखता है, और लोग आपको सपोर्ट करना चालू करते हैं। करेक्ट। Yes, that was the really important part for me. सो थैंक यू सो मच नकुल। आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारे ऑडियंस को भी, आई होप हमारे ऑडियंस को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा।
आपके बारे में जानकर। हम्म। आप हमारे ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? या मैंने देखा रविंद्र का चैनल देखा एंड इट वाज रियली नाइस। काफ़ी अच्छा कर रहे हैं रविंद्र, तो मैं सभी को बोलना चाहूँगा सपोर्ट करिए, चैनल को और बढ़ाइए एंड ही इज़ डूइंग रियली ग्रेट। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।